पिछले वीडियो पे आपने देखा था कि नार्सिस ली से डील करने के लिए तैयार हो गया था। अब यहाँ से स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इवीज और नार्सिस, जो कि याजू सिटी का न्यू लॉर्ड था, उन दोनों के बीच एक ट्रीटी साइन होती है। इस ट्रीटी के अनुसार नार्सिस 3 साल तक टेम्पररी के लिए फेरिस के डेली अफेयर्स को मैनेज करेगा और कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले उसे इवीज की अप्रूवल की जरूरत होगी। 1 महीने के अंदर इवीज अपनी सेना और कुछ लोगों को फेरिस में तैनात रखेगी। इस समय फेरिस में तैनात याजू की सेना का नाम बदल के एथेन रख दिया जाएगा। वो याजू से अलग होके इवीज के साथ सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बना के रखेगा। एथेंस कभी भी इवीज के खिलाफ हथियार नहीं उठा सकते। ये सब कुछ उस एग्रीमेंट पे लिखा हुआ था। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा ली चाहता था। वहाँ पे वी भी था। वो नार्सिस के ऊपर नजर रख रहा था। बिना किसी बेनिफिट के नार्सिस इस एग्रीमेंट के लिए मान गया था। सब कुछ स्मूथली चल रहा था। सेरेमनी का एंडिंग एथेंस के द्वारा हुआ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मेमीज के कुछ आदमी वापस मांगा सिटी जा रहे थे। वहाँ पे ली भी मौजूद था। वो वापस जाने की तैयारी कर रहा होता है। दूर से नार्सिस उसे देख रहा होता है। वो सोचने लगता है कितनी दुख की बात है, तुमने इवीज को चूज किया। तभी वहाँ पे मेमीज पहुँच जाता है और कहता है मैं क्यूरियस हूँ, आखिर तुमने ये रास्ता चूज क्यों किया। देन वो आगे कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो फिर मेरे पास धमकाने के बहुत रास्ते होते। फॉर एग्जाम्पल, जब ली और मैं केव के अंदर अनकॉन्शियस हालत में थे तब हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथों पे थी, लेकिन फिर भी तुमने लोगों को मारने की धमकी का इस्तेमाल किया। और मांगा सिटी में डेड सोल्जर्स को भेजना ये बहुत ही ज्यादा क्रूएल है। ऐसा लगता है तुमने स्पेसिफिकली इस मेथड को चुना ताकि तुम इवीज के लोगों को नुकसान पहुंचा सको, पर तुम ये क्यों करना चाहते थे। नार्सिस कहता है क्या तुम्हें ये क्रूएल लग रहा है? मैंने तुमसे कहा था मेरा गोल है रिवेंज लेना। मैंने तुम्हें बहुत सारी झूठी बातें कही हैं, पर अब मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। वो आगे कहता है मैं फेरिस इसीलिए आया क्योंकि इस जगह पे याजू और इवीज दोनों मर्ज होके रह रहे हैं। मैं उन पे रिवेंज लेना चाहता था। मैं याजू और इवीज दोनों पे रिवेंज लेना चाहता था। मेमीज पूछता है तुम इवीज पे रिवेंज लेना क्यों चाहते थे? नार्सिस कहता है हाँ, ऑफ कोर्स तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। यहाँ तक तो तुम्हें ये भी पता नहीं होगा कि एथेन कब डिस्ट्रॉय हुआ था। फिर वो आगे कहता है उस रात जब एथेन का पतन हुआ तब याजू के घुड़सवार सेना शहर में घुस आए थे। एथेंस के सारे लोग एक पोर्ट के सामने इकट्ठा हो गए और वो लोग उनसे विनती करने लगे। उन्होंने विनती की इवीज के साथ गठबंधन बनाने के लिए। इसके लिए उन्होंने अपनी प्यारी प्रिंसेस को भी बेच दिया। एथेंस के लोगों ने अपना प्रॉमिस निभाया और वो लोग चाहते थे कि क्राइसिस के दौरान इवीज उनकी मदद करे, पर उन्होंने जो होप किया था उन्हें वो हेल्प नहीं मिली। याजू के घुड़सवार सेना ने उन्हें कुचल दिया। ये सुन के मेमीज हैरान हो जाता है। देन नार्सिस आगे कहता है जब मेरे लाइफ को खतरा नहीं था तब मैंने ग्रेजुअली अपने लोगों को इकट्ठा किया और इस मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। और मुझे पता चला जब एथेन का मैसेंजर इवीज के पैलेस तक गया था, किंग ने उस मैसेंजर को देखा तक नहीं जो घेराबंदी से बच के निकल आया था। उसने अपने स्वॉर्ड की मदद से उसे जान से मार डाला। उस मैसेंजर ने मदद की गुहार लगाई थी, पर वो किंग हंसने लगा और उस पेपर को आग में जला दिया। वो इवीज ही था जिसने हमें बिट्रे किया था। ये सुन के मेमीज पूरी तरह से हैरान हो जाता है। नार्सिस आगे कहता है वो मेरा दुश्मन है, याजू की तरह ही। एथेन के सभी लोग, कमांडर्स, नोवेल्स, मेरे दोस्त, मेरे फैमिली, सब लोग कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर में मर गए। इसीलिए दुश्मनों को भी सेम चीज सफर करने दो। इसमें गलती क्या है? देन वो मेमीज को अगेन पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे क्रूएल कहना चाहिए? देन वो अपना हाथ मेमीज की ओर आगे बढ़ाते हुए कहता है इन सब चीजों में तुम भी इंक्लूडेड हो। ब्लैक हेयर, ब्राउन स्किन और तुम्हारी रगों में उस पर्सन का खून दौड़ रहा है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे तुम्हें जान से मारने का मन करता है, पर तुम्हारे ये गोल्डन आंखें ये एथेन रॉयल फैमिली की निशानी है। मेमीज पूछता है एलेक्स क्या तुम इवीज के लोगों को हेट करते हो? ये सुन के नार्सिस कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। कुछ सेकंड के बाद वो कहता है मुझे पता है इवीज के आम लोग इनोसेंट है। मैं बस अपने इमोशंस तुम्हें दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ सब कुछ ठीक करने का। मैं दे रहा हूँ ना? देन नार्सिस वहाँ से जाते हुए कहता है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जबकि हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभाऊंगा।
मेमिस कहता है एथेन के डाउनफॉल के ट्रूथ के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। देन वो आगे कहता है जब मैं वापस चला जाऊंगा मैं इसके बारे में जरूर इन्वेस्टिगेशन करूंगा, जानने के लिए कि हिस्ट्री का ये हिस्सा क्लियर क्यों नहीं है। वो सोच रहा होता है वो अपनी मदर के डेथ के रीजन के बारे में भी पता कर लेगा। नार्सिस कहता है व्हाटएवर, अब मैं चलता हूँ। जाने से पहले वो कहता है ओह मैं तो एक बात कहना तुमसे भूल गया, मैंने सटर के बॉडी में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज छोड़ा है, तुम जाके चेक क्यों नहीं करते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। मेमिस अपने आदमियों के साथ वापस ईवी से जा रहा होता है। उसे सटर के कपड़े पे एक लेटर मिलता है। वहाँ पे नार्सिस ने लिखा था तुमने मुझसे पूछा था ना मैं अपने आप को पकड़े जाने का जोखिम क्यों उठा रहा हूँ, तुमने सही कहा था क्योंकि मैं सेरेमनी के ऊपर नजर रखना चाहता था। पर बात बस इतनी सी नहीं थी, मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग एक्चुअली में सटर को मार डालो। सटर अभी मर नहीं सकता, चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम्हारा बॉडी बस फ्लेश और ब्लड से बना हुआ है। तुम्हें उन हजारों डेड सोल्जर्स का सामना करना होगा, इसके बाद ही तुम विक्ट्री हासिल कर सकते हो। जब तक कि सटर जिंदा है उन डेड सोल्जर्स से लड़ा जा सकता है। और ये मत भूलना वो डेड सोल्जर्स का मास्टर है, तुम ये भी कह सकते हो कि वो एक तरह का लाइट हाउस है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो अभी उस बड़े से स्नेक के पास थे। वो स्नेक मर चुका था और अंडरग्राउंड रिवर के जरिए वो यहाँ तक पहुँच चुका था। जिस पर्सन ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने थे वो कहता है क्या तुमने हमें इसे ढूंढने के लिए ही हायर किया था। वहाँ पे एक पर्सन के फेस में मास्क लगा हुआ था और उसने काले कलर के कपड़े पहने थे। वो पूछता है उसकी आंखों का क्या हुआ। जिस पर्सन ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने थे वो कहता है उसकी एक आंख गायब है और एक आंख यहीं पे है। ये सुन के वो मास्क वाला पर्सन उसे कुछ भी नहीं कहता है। वो उस पर्सन को एक थैली देते हुए कहता है उसकी आंखें और ब्लड को कलेक्ट कर लो। वो पर्सन कहता है हाँ पर तुम इसका क्या करोगे। मास्क पहना हुआ पर्सन कहता है मैं जो कह रहा हूँ बस वही करो। जिस पर्सन ने मास्क पहना था वो सोच रहा होता है ये एपोपीस मर चुका है, उसकी एक आंख गुम हो चुकी है और उसका ब्लड अभी फ्रेश भी नहीं है। देन वो आगे सोचता है मेमिस ने सटर को पकड़ लिया है और वो उसे वापस मांगा सिटी लेके जा रहा है और उसके पपेट के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं जिसे रिस्टोर करना अभी पॉसिबल नहीं है। ये सब कुछ सोचने के बाद उसने जिन लोगों को हायर किया था वो उन सबको मार देता है और वो सोचने लगता है हमें सैक्रिफाइस परफॉर्मेंस एडवांस में करना होगा गॉड को समन करने के लिए। अभी हम लोगों को मांगा सिटी चलना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें मांगा सिटी दिखाया जाता है। एक बच्ची बॉक्स के अंदर छिप गई थी। एक पर्सन उस बच्ची को ढूंढ लेता है और कहता है बॉस मैंने अपनी सिस्टर को ढूंढ लिया। तभी एक डेड सोल्जर उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ईवी तुरंत वहाँ पे पहुँच जाता है और उस सोल्जर को जोर से हिट करता है। ईवी चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें अपनी बहन मिल गई है ना, अभी हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। तुम मेरे डेपुटी हो पर तुम चुपके से अपने ड्यूटीज को भूल के यहाँ पे आ गए किसी को बिना कुछ बताए। मैं इसके बारे में बाद में सेटलमेंट करूँगा। पर्सन रोते हुए कहता है बॉस मुझे खुशी है कि आपने मुझे फॉलो किया। देन वो आगे कहता है पर बॉस हम वापस अब कैसे जा सकते हैं। उन डेड सोल्जर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। ईवी कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं ईवी यहाँ पे भला कैसे मर सकता हूँ। देन ईवी एक एक करके उन सारे डेड सोल्जर्स को हिट करने लगता है। पर ईवी एक सिविल ऑफिसर है, वो भला इस तरह की हेवी ड्यूटी को कैसे कर सकता है। वो डेड सोल्जर्स उनके ऊपर भारी पड़ रहे थे। ईवी सोच रहा होता है वी अगर तुम यहाँ पे जल्दी नहीं आए तो शायद मैं यहाँ पे मर जाऊंगा। तभी वहाँ पे वी आ जाता है और अपने स्ट्रिंग्स के जरिए वो सारे डेड सोल्जर्स को मार गिराता है। वी को देख के ईवी बहुत ही ज्यादा हैरान था। वी उसके पास जाते हुए कहता है क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है। उसे देख के ईवी तुरंत उसे हक कर लेता है। वी कहता है मैं वापस आ गया। पर तभी ईवी उसे हिट करता है और कहता है तुम्हें आने में इतनी देरी क्यों हो गई। ये कह के ईवी उसे अगेन हिट करने लगता है पर वी उसे कस के हक कर लेता है। देन उसे किस भी करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें मांगा का मेन सिटी दिखाया जाता है। मांगा सिटी के वॉल के चारों तरफ डेड सोल्जर्स इकट्ठा हो चुके थे। अभी एंट्रेंस गेट को पत्थर से ढका जा चुका था। एक गार्ड चिल्लाते हुए कहता है ईस्ट साइड के गेट पे रॉक टूटने लगी है, हमें मदद की जरूरत है। दूसरा गार्ड कहता है चीफ हमारे पास पोशन नहीं है, नेक्स्ट बैच अभी तक आया नहीं है, अभी हमें क्या करना चाहिए। दूसरा गार्ड कहता है हमारे पास एरो खत्म हो चुकी है। चीफ यकीन कहता है तो फिर नुकीली चीजों का इस्तेमाल करो, उनके ऊपर पत्थर फेंको।
उनके पास वो भी खत्म होने लग गई थी। एकीन कहता है तो फिर घर को तोड़ो और जितने भी ईंटें निकल रही हैं उन ईंटों से उनके ऊपर हमला करो। अभी और एक गार्ड भागते हुए आता है और कहता है चीफ, कुछ नोबेल लोग सुरंग खोद के यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ से कुछ डेड सोल्जर्स घुस चुके हैं और हमारे लोगों को चोट पहुँचा रहे हैं। दूसरा गार्ड कहता है हमें उस हॉल को ब्लॉक करने की जरूरत है, पर नोबेल लोग इसके लिए राजी नहीं हो रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे अभी झगड़ा चल रहा है। एकीन कहता है चिंता मत करो, ईवी वो सब कुछ संभाल लेगा। दूसरा गार्ड कहता है पर वो यहाँ पे नहीं है, वो डेपुटी को ढूंढने के लिए यहाँ से गया हुआ है, पर हम अब उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सुन के एकीन कहता है क्या वो ऐसे समय पे यहाँ से कैसे जा सकता है। इधर हमें ईवी और वी को दिखाया जाता है जो उन डेड सोल्जर्स से भाग रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इमू के ऊपर। अभी वो बेहोश होकर गिर जाती है। एक मेड ये खबर अकीन तक पहुंचाती है जिसकी वजह से वो हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पे जोर का धमाका होता है। देन हमें दिखाया जाता है डेड सोल्जर्स सिटी के अंदर बहुत तेजी से घुस रहे होते हैं। उन डेड सोल्जर्स ने गेट के ब्लॉकिंग को तोड़ दिया होता है। ये देख के एकीन और दूसरे गार्ड बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ गए थे। एकीन कहता है इस तरह खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी से टीम बनाओ और उस गेट को ब्लॉक करने के लिए रॉक इकट्ठा करो। देन एकीन बाकी के गार्ड्स को कहता है मुझे फॉलो करो ताकि वो लोग उन डेड सोल्जर्स से फाइट कर सके। उन लोगों के बीच जोरदार फाइटिंग चल रही होती है। एकीन सोच रहा होता है ये 12th वेव है, आखिर इस तरह के वेव्स को हमें कितनी बार सहना होगा। क्या हम लोग सच में मांगा सिटी को बचा सकते हैं? क्या हम सच में सबको बचा सकते हैं? क्या हम रेस्क्यू के लिए किसी का इंतजार कर रहे हैं? क्या हमें कोई बचाने के लिए आएगा? अभी एक गार्ड नोटिस करता है उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू आ चुकी है। वो गार्ड चिल्लाते हुए कहता है रेस्क्यू आ चुकी है। ये सुन के एकीन हैरान हो जाता है। देन वो मेहमीज को देख के इमोशनल हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है हिज मैजेस्टी आ चुके हैं। फाइनली हिज मैजेस्टी वापस आ ही गए। मेहमीज एक एक करके उन डेड सोल्जर्स को मारने लगता है। एकीन की सोच बदलने लगती है। वो सोच रहा होता है ये अनबिलीवेबल है। कुछ सेकंड पहले मैं बहुत ही ज्यादा होपलेस फील कर रहा था, अभी उनके साथ हिज मैजेस्टी थे। वो सोचने लगता है उनके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है ईवी और बी सही सलामत मांगा सिटी में पहुंच चुके थे। डेपुटी और उसकी बहन भी सही सलामत थी। इधर हमें इमू को दिखाया जाता है जो रेस्ट कर रही थी। अभी वो सही सलामत थी। मेहमीज के वहाँ पे आ जाने से सब लोगों के मन में एक उम्मीद जाग गई थी। मेहमीज उनके लिए बेनिफैक्टर, कॉमरेड और कंपेनियन की तरह था। ये भी कहा जा सकता है कि वो उनके लिए लाइट हाउस की तरह था और वो ईवीज का किंग है। मेहमीज उन सब लोगों को कहता है जिन्हें भी रेस्ट की जरूरत है वो रेस्ट ले सकता है। जब तक कि मेहमीज उन्हें गार्ड कर रहा है ये उन सब के लिए काफी है। एक किंग से यही उम्मीद की जाती है। तभी एक गार्ड चिल्लाते हुए कहता है योर मैजेस्टी, चीफ वो डेड सोल्जर्स कुछ तो गलत हुआ है। ऐसा लग रहा है वो लोग वापस जा रहे हैं। ये देख के वहाँ पे मौजूद गार्ड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं हाँ ये क्या हो रहा है, वो यहाँ से जा रहे हैं। यकीन कहता है अब इस तरह से मत भागो, हम लोगों ने अभी तक काउंटर अटैक किया भी नहीं है। मेहमीज हंसते हुए कहता है ऐसा लगता है ली कामयाब हो चुका है। सुन के यकीन कहता है क्या ली वो कामयाब हो गया है? वेट, ली आपके साथ क्यों नहीं आया है? जब सारे डेड सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं मेहमीज अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहता है मेरे लिए वेट करना, तुम्हें पिकअप करने के लिए मैं जल्दी वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। इधर हमें ली को दिखाया जाता है। उसने भी अपना हाथ ऊपर उठाया हुआ था। वो सोच रहा होता है मेरी तरफ से सब कुछ सेटल हो चुका है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पिकअप करो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। देन हमें दिखाया जाता है कि शटर जमीन पे लेटा हुआ था। वो सारे डेड सोल्जर्स शटर के पास ही जा रहे होते हैं, पर बीच में खाई होने की वजह से वो सब लोग वहीं पे गिर जाते हैं। ली कहता है तो लाइट हाउस का मतलब यही था। इसके बाद हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। अभी शटर बेहोशी की हालत में था। ली उसके पास एक केमिकल छोड़ देता है जिसकी वजह से कुछ सेकंड के बाद उसे होश आने लगता है। वो अपने सामने डेड सोल्जर्स को देखता है। वो सोचने लगता है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आखिर वो लोग मूव क्यों नहीं कर रहे हैं। उन डेड सोल्जर्स के बीच वो ली को देखता है। वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है उसे मार दो, उसे अभी इसी वक्त मार दो, जिसकी वजह से मांगा सिटी में जो डेड सोल्जर्स थे वो वहाँ से जाने लगते हैं। जब ली का काम पूरा हो जाता है वो शटर की ओर एक पिन थ्रो करता है जिसकी वजह से वो फिर से बेहोश हो जाता है। ली के चारों तरफ जो डेड सोल्जर्स थे एक्चुअली में वो डेड सोल्जर्स नहीं थे बल्कि वो उसी के आदमी थे। ली कहता है तुम सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया,
काम खत्म होने के बाद वो सारे गार्ड्स अपने अपने कपड़े पहनने लगते हैं। एक गार्ड कहता है यहाँ पे सब काम खत्म हो चुका है, हमें जल्दी से सिटी वापस चलना चाहिए उन्हें सपोर्ट देने के लिए। क्या हम तुम्हारे साथ कुछ आदमियों को यहाँ पे छोड़ सकते हैं? ली कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी मांगा सिटी को लोगों की जरूरत होगी। जब हीज मैजेस्टी का काम खत्म हो जाएगा वो मुझे लेने के लिए आएंगे। सुन के वो गार्ड कहता है ठीक है, हम लोग पहले यहाँ से जा रहे हैं। ली कहता है ठीक है, पर याद रखना ब्रिज क्रॉस करने के बाद ब्रिज को काट देना ताकि वो डेड सोल्जर्स नीचे गिरते रहें। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है ली वहीं पे बैठा हुआ था। वो डेड सोल्जर्स एक एक करके नीचे गिर रहे होते हैं। ली सोचने लगता है मैं लगभग 1 महीने से फेरी से वापस आने की जल्दी में था, मैं अब बहुत थक चुका हूँ, अब मैं सोना चाहता हूँ। वो आगे सोचने लगता है नहीं नहीं, अभी सोना बेहतर नहीं है, मिमी वहाँ पे बहुत बिजी होगा और मैं यहाँ पे सोऊंगा नहीं, ये बहुत ही हर्टलेस है। पता नहीं वो अभी क्या कर रहा होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेमीज के ऊपर। अभी मेमीज कुछ लिख रहा होता है। वी का लेटर पढ़ने के बाद ईवी कहता है तुम झूठ कह रहे हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उस दिन रात को वो दोनों सोए हुए थे, क्या उन्होंने कुछ भी नहीं किया? ईवी सोच रहा होता है वी तुमने डिटेल में कुछ भी नहीं लिखा है। ईवी कहता है और यहाँ पे तुमने लिखा है कि बेसमेंट में उन दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस किया, तुमने प्रोसेस के बारे में क्यों नहीं लिखा और डायलॉग कहाँ पे है? मुझे सारे डिटेल्स चाहिए। मेमीज गुस्से से सोच रहा होता है जब से मैं वापस आया हूँ वो दोनों मेरे साथ ही हैं। ईवी उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है तुम्हें हमसे कुछ भी छुपाना नहीं है, तुम्हें डिटेल में सब कुछ कहना होगा। मेमीज कहता है ये सब कुछ कितना अनोइंग है, मुझे अभी ली को पिकअप करने के लिए जाना है। ईवी कहता है नहीं, तुम मीटिंग खत्म होने के बाद ही यहाँ से जा सकोगे। ये सुन के मेमिस गुस्से से कहता है तुम इंस्पेक्टर हो ना, क्या ये तुम्हारा जॉब नहीं है? ईवी कहता है तुम अत्याचारी हो, तुम्हारे बिना उन नॉवेल्स को कौन काबू में लाएगा? देन वो आगे कहता है मेरे हाथों में चोट लगी है, मैं कैसे काम कर सकता हूँ? वी कहता है हाँ वो सही कह रहा है। इसकी वजह से मेमीज को वहाँ पे रुकना पड़ता है, पर अभी वो ली को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है। फिर वहाँ पे यकीन पहुँच जाता है, उसके पीछे कुछ लोग कह रहे होते हैं योर मैजेस्टी हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, इन यूजलेस सिविलियंस को कब सिटी से बाहर निकाला जाएगा? पर यकीन दरवाजा बंद कर देता है। यकीन कहता है योर मैजेस्टी आर्मी सेटल हो चुका है और इमू ने सारे साइंटिफिक और मेडिकल टीम्स को अरेंज भी कर लिया है। जब आप यहाँ पे नहीं थे ये उनका मिलिट्री रिपोर्ट है, मीटिंग पे जाने से पहले आपको इनकी जरूरत होगी। इसके अलावा एक सोल्जर जिसका नाम कावा था, ली ने कहा था कि मैं उसका स्पेशल ध्यान रखूं। लेकिन ऐसा लगता है सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आखिरी लड़ाई के दौरान वो लापता हो गया था। उनके मेमीज कहता है क्या वो लापता हो गया? पर क्या वो बिस्तर पे पड़ा हुआ मरीज नहीं था? वेल छोड़ो इस बात को, हमें इस चीज को लेके अभी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले अर्जेंट मैटर से डील करना होगा, देन मैं ली के पास जाऊंगा उसे वापस लाने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें काबा को दिखाया जाता है जो अभी ली के पास गया हुआ था। उसे देख के ली हैरान में पड़ गया था और कहता है काबा क्या ये तुम हो? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कावा कहता है ये वही झूठा किंग सटर है ना? ली उसे कवर करते हुए कहता है हाँ ये वही है। कावा उसके करीब जाते हुए कहता है क्या तुम्हें याद है जब तुम मुझे छोड़ के जा रहे थे तब मैंने तुमसे कहा था जब तुम उससे दोबारा मिलोगे तुम्हें उसे मेरे बारे में कुछ पूछना था। मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसे पूछना क्या उसे उस लड़के के बारे में याद है जो दीवार कूद के पैलेस के अंदर घुस गया था, तब वो उस बच्चे से मिला था। ली कहता है पर मैं इससे कभी एग्री नहीं था, मैं हमेशा से सोचता आ रहा हूँ कि तुम उसे खुद से ये सवाल पूछोगे। कावा कहता है क्या मैं उसे अभी ये सवाल पूछ सकता हूँ? ली कहता है हाँ। वो सोच रहा होता है डेड सोल्जर्स मर चुके हैं, अगर वो फिर से सेंस में लौट आएगा तो वो हमारे लिए खतरा नहीं बन सकता। पर तभी ली कावा को रोकते हुए कहता है पर उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आंसर मिलने के बाद तुम क्या करोगे? कावा कहता है अगर उसे मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा तो उसके फेट के साथ मेरा कोई भी लेना देना नहीं रहेगा, तुम लोग उसे मार सकते हो, पर अगर उसे मेरे बारे में याद रहेगा तो मैं उसे तुम लोगों से दूर ले जाऊंगा जहाँ पे तुम लोग हमें ढूंढ नहीं सकते, देन मैं उसके साथ मर जाऊंगा। वो मरना डिजर्व करता है पर मैं उसके साथ रहूंगा। ये सुन के ली कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। कावा कहता है ये डिसीजन मैं पहले लेने वाला था। देन कावा हंसते हुए कहता है पर अब मैं उससे और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ, उसका आंसर जो भी हो मेरे लिए सब ठीक रहेगा।
देन वो आगे कहता है शायद वो ये भी कह सकता है कि उसे मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है और मैं इससे सैड भी हो जाऊंगा। शायद अच्छा होगा कि मैं उससे आंसर ना पूछूं। ये सुन के ली हैरान होके कहता है कावा तुम। तभी कावा कहता है जब तुम चले गए तब आर्चरी टीम के ब्रदर्स ने मेरा 3 महीनों तक ध्यान रखा। मैंने उनके साथ बहुत वक्त बिताया। मैं उनके साथ हर दिन बातचीत करता रहता था। देन मैंने आर्चरी टीम ज्वाइन कर ली और मैं फिर से आर्चरी प्रैक्टिस करने लगा। यहाँ तक कि सिटी डिफेंस बैटल पे भी मैं प्रैक्टिस कर रहा था। और इतने दिनों की ओवरथिंकिंग करने के बाद मैंने फिगर आउट कर लिया कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। देन वो ली को देखते हुए स्माइल करने लगता है और कहता है ली तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। सुन के ली उसे हक करते हुए कहता है ब्रदर कावा तुम अभी अच्छे से रिलैक्स कर सकते हो। पास्ट के बारे में भूल जाओ, तुम फ्यूचर में क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचो। ये सुन के कावा कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। ली उसे पेट करते हुए कहता है तुम कुछ देर वेट क्यों नहीं करते? मांगा सिटी वापस जाने के बाद तुम हीज मैजेस्टी के सामने उसे पूछ सकते हो। अगर कुछ गलत हो जाएगा तो वहाँ कंट्रोल करना इजी रहेगा। वो आगे कहता है ओह मैं तो भूल ही गया था, मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊंगा। वो चीज कैरेज में है, जब हम दोनों वापस चले जाएंगे तब मैं तुम्हें वो दे दूंगा। ओ वैसे कावा तुम मांगा सिटी से यहाँ पे आ रहे हो ना? हिज मैजेस्टी वहाँ पे पहुँच चुके होंगे, उन्होंने तुमसे कहा होगा ना मैं यहाँ पे हूँ। तुम्हारे आने से पहले ब्रिज टूट चुका होगा ना, इसीलिए तुम क्रॉस नहीं कर पाए होगे। तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं यहीं पे आने वाला हूँ ना, इसीलिए तुम सबसे पहले यहाँ पहुँच गए। आखिर इसके बारे में तुमसे किसने कहा? कावा कहता है उन्होंने मुझे बताया। सेथ गाइड जो फेरी से वापस आ रही थी, उन्होंने रास्ते में मुझे बताया कि तुम सटर को यहाँ पे लेके आने वाले हो। उसने मुझे कहा यहाँ पे जल्दी पहुँचने के लिए और तुम्हारा वेट करने के लिए। रेड सोल्जर से डील करने के बाद मैं सटर को यहाँ से ले जाऊंगा और तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर ली हैरान हो जाता है। तभी कावा ली को हिट करता है जिसकी वजह से ली जमीन पे गिर जाता है। ली कहता है कावा तुम ये। कावा कहता है ली तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, पर मेरे हाथों के बिना भी मैं तुम्हें बीट कर सकता हूँ। कावा एक कपड़े के जरिए उसके माउथ और नोज को कवर कर देता है और कहता है मैं तुम्हें सच में बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तुमने मुझे एक जिंदगी दी, तुमने मुझे सेकंड चांस दिया, पर मेरे लिए ये बहुत देर हो चुकी थी। अभी तुम सो जाओ, अभी मुझे कुछ चीजें सेटल करनी है। ली कहता है कावा तुम ये क्या कर रहे हो? कावा सटर के पास जाता है और कहता है एक दिन सडनली कोई मेरे सामने अपीयर हुआ, उसकी वजह से मुझे रियलाइज हुआ आखिर मुझे ट्रूली क्या चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। कावा सटर को उठाते हुए कहता है मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने गॉड को फॉलो करने में बिताना चाहता हूँ, पर उस गॉड को सटर नाम का एक पर्सन छीन ले गया, पर अब मैं सब कुछ फिक्स कर सकता हूँ। सटर एक मिस्टेक है, मैं उसे करेक्ट कर सकता हूँ उसे सैक्रिफाइस करके, ताकि मैं ओरिजिनल ट्रू गॉड को वापस ला सकूं। ली कहता है पर गॉड के बिना भी तुम अच्छे से जिंदगी गुजार सकते हो, तुम इतना जिद्दी क्यों बन रहे हो? पर कावा उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। वो वहाँ से जाने लगता है। वो सोच रहा होता है ली कुछ लोगों किसी उद्देश्य के लिए बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड रहते हैं। अगर इस जगह पे तुम होते तो तुम मुझे समझ लेते ना। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।